सो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और इस वीडियो में चलिए अब हम महालवारी सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रैयतवारी और इजारादारी सिस्टम की बात कर लिया है। तो महालवारी भी एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है। इस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कब लागू किया गया था। तो ये भू राजस्व व्यवस्था 1830 में लागू की गई। ठीक है, आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले इंडिया में इजारादारी व्यवस्था थी, उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया पीसी, जो कि 1793 में लाया गया, 1793 में। और आफ्टर डेट एमआर लाया गया, रैयतवारी सेटलमेंट लाया गया, जिसको मुनरो ने लागू किया था, है ना। और ये कब लागू किया गया था? 1820 में, 1820 में। और आफ्टर डेट जो है एम लाया गया है, जिसको महालवारी सेटलमेंट कहते हैं, जिसको हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया था 1830 में, है ना, 1830 में। ठीक, तो कब लागू किया गया? महालवारी सेटलमेंट को लागू किया गया 1830 में, लेकिन उससे भी पहले 1822 में इसको बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, इसकी व्यवस्था को देखते हुए, इसकी सफलता को देखते हुए बाद में 1830 में इसको कहाँ पर लागू किया गया? तो इसको जो है भारत के और भी क्षेत्रों में लागू किया जाता है। आगे चल करके इसको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था? तो ये आगरा का क्षेत्र था। आगरा के क्षेत्र में इसको लागू किया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। उस समय मध्य प्रदेश को जो है सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। और कहाँ पर लागू किया गया? और लागू किया गया था पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में। अब देखिए यहाँ पर आप वैसे एमपी ध्यान रख सकते हैं। एमपी का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर आप मध्य प्रदेश और पी फॉर पंजाब भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है हाल्ट मैकेंजी, है ना। तो महालवारी सेटलमेंट को किसने लागू किया था? हाल्ट मैकेंजी ने। आप यहाँ सब देखिए एम से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। तो एम फॉर महालवारी सेटलमेंट और एम फॉर मैकेंजी। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स जो कलेक्ट करता था उसको क्या बोला जाता था? तालुकेदार बोला जाता था। ये तालुकेदार कौन होता था? ये आमतौर पर विलेज का जो हेडमैन होता था वही होता था। और ये हेडमैन ही जो है क्या देता था? एक प्रकार से कंपनी गवर्नमेंट को भू राजस्व को कलेक्ट करके दिया करता था। एक्चुअली जैसे आपने रैयतवाड़ी सेटलमेंट में देखा था कि रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता था फार्मर, किसान। उसी प्रकार से महाल का क्या मतलब होता है? महाल का मतलब होता है विलेज। ठीक है, तो ये जो विलेज का हेडमैन होता था, ये विलेज से या कई विलेज की एक ग्रुप बना करके वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके और उठा करके कंपनी गवर्नमेंट को देता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो था भू राजस्व की जो दर थी वो भी 50% ही थी, 50% ही थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी किसान कुछ ना कुछ परेशान होंगे। तो जैसे हर सेटलमेंट में, इजारादारी में, परमानेंट सेटलमेंट में, रैयतवारी सेटलमेंट में किसान की प्रॉब्लम थी, किसान एक्सप्लॉइट होता था। उसी प्रकार से महालवारी सेटलमेंट में भी किसान क्या होता था? एक्सप्लॉइट होता था। ओके, तो ये जो है महालवारी सेटलमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। आगे के वीडियो में हम कैश क्रॉप्स की बात करेंगे और आपकी बुक में दी गई पंजाब की केस स्टडी को लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कैश क्रॉप्स को हम यही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 3 मिनट का ही वीडियो है। कैश क्रॉप्स क्या होता है? कैश क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कॉमर्शियल क्रॉप्स। क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप्स। क्यों कॉमर्शियल क्रॉप्स? क्योंकि अभी तक इंडिया में आपने देखा था कि व्हीट, राइस की खेती हुआ करती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो ये जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स का ये मतलब होता था जिनको मार्केट में सीधे बेच करके क्या कर लिया जाए? बेनिफिट प्राप्त कर लिया जाए। तो ये टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया जिसको नील बोलते हैं, जूट हो गया, ऑयल सीड हो गया, तिलहन जिसको बोलते हैं, शुगर केन गन्ना हो गया, मलबरी रेशम हो गया, रबड़ हो गया। तो ये सारी कॉमर्शियल क्रॉप्स थी जिनको मार्केट में तुरंत सेल करके मुनाफा कमाया जा सकता था। और ब्रिटिशर्स यही करते थे, बाहर के देशों में इनको बेचते थे। और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनको वो अपने यहाँ इंडस्ट्री में यूज़ करते थे। जैसे इंडिगो जो थी, इंडिगो की बहुत सारी जो है नीडेड उनके यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। आपको मैंने बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। तो ये जो इंडिगो थी एक प्रकार से उनके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती थी। तो इसलिए भी वो कैश क्रॉप्स को जो है ग्रो करना चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल था। अच्छा, कैश क्रॉप्स की खेती किन क्षेत्रों में की गई थी? तो ये की गई थी ABK में। कहाँ पर? कहाँ पर? A फॉर असम, B फॉर बंगाल और तीसरी चीज़ केरला में। ठीक है, कहाँ पर?
केरला में, ABK, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद में देखिए 2 तरीके से ये खेती की जाती थी। एक तो प्लांटेशन इसका कैसे होता था, ऑन बाई लिखा है ऑन बाई यूरोपियन। तो यहाँ पर इंडिया के इन क्षेत्रों में, आसाम में, बंगाल में और केरला में जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते थे, बागान मालिक, ये कौन होते थे, यूरोपीय लोग ही होते थे। तो ये अपना खेत बना करके, और जो इंडियन फार्मर्स होते थे उन्हीं से यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर करवाया करते थे। तो एक प्रकार से यहाँ पर भी किसानों का शोषण ही हुआ करता था, ठीक है। दूसरी बात, इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखिए रिजल्ट तो कई चीज़ों को लेकर के हुआ। एक तो आपको पता है कि इंडिया में फेमाइन जैसी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया इंडिया में, तो इंडिया में एक समय ऐसा भी आया जब जो है खाद्यान्न की कमी होने लगी, ठीक है, जिसको कह सकते हैं आप फूड की क्राइसिस होने लगी, ठीक है, फूड की क्राइसिस होने लगी। तो जब फूड की क्राइसिस होने लगी तो भुखमरी फैलने लगी, ओके, फूड ऑफ स्कैरसिटी हो जाती है। तो जब फूड ऑफ स्कैरसिटी हो जाती है तो इसी बात को लेकर के जो रिवेलियंस होता है, जो किसान होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद में इंडिया में इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में अलग अलग तरीके से रिवोल्ट होता है, जिसमें टू टाइप्स के रिवोल्ट होते हैं। एक तो पीजेंट्स किसानों के द्वारा रिवोल्ट होता है, और दूसरा किसके द्वारा रिवोल्ट होता है, दूसरा होता है ट्राइब्स के द्वारा। ट्राइब्स, देखिए उस समय यही 2 लोग थे, पीजेंट्स और ट्राइब्स, P&T याद रखना है आपको। एक तो पीजेंट्स किसान और दूसरे ट्राइब्स, यही लोग खेती किया करते थे, और इन्हीं लोगों से खेती करवाई जाती थी। बाद में इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, है ना। और जब फूड ऑफ स्कैरसिटी हुई तो सबसे ज़्यादा यही 2 लोग परेशान हुए। जो ज़मींदार थे, जो तालुकेदार थे, ये थोड़ी परेशान हो गए, क्योंकि ये तो वसूली कर रहे थे, है ना। इनको तो बिना मेहनत के किए जो है एक प्रकार से बेनिफिट मिल रहा था। तो सबसे ज़्यादा किसान और ट्राइब्स परेशान होते हैं। और किसान जब विद्रोह करते हैं, रिवेलियन करते हैं, तो किसके खिलाफ, वही ज़मींदारों के खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ। मनी लेंडर्स कौन, अगर आप पहले का वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा कि मनी लेंडर्स के खिलाफ क्यों करते थे। और इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, भाई इंडिगो जो अपना इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो के बागान मालिक थे, उन लोगों ने किसानों से वहाँ पर खेती करवा लेते थे, और बाद में जो है उनको उनके हिसाब का पैसा नहीं देते थे। तो एक प्रकार से किसान एक्सप्लॉयटेटिव फील करता था, तो इसने यहाँ पर भी रिवोल्ट कर दिया। तो किसानों के विद्रोह में एक सबसे जो फेमस विद्रोह रहा है वो 1859 का यहाँ पर कट गया है। 1859 का बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक रिवोल्ट होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से बिहार में भी एक रिवोल्ट होता है। तो ये किसानों का विद्रोह हो गया। अब हम ट्राइबल रिवोल्ट देख लेते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट में देखेंगे तो जो है कुछ जैसे एक नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, विष्णु चरण विश्वास, दिगंबर विश्वास, और उसके बाद में कादर मोल्ला फ्राम पावना। पावना एक लोकेशन है, स्थान का नाम है। और एक और नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि क्या है, ये है राफिक मंडल फ्राम मालदा। मालदा ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिन क्षेत्रों में उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था, आसाम, बंगाल और केरला, ABK, इन क्षेत्रों में उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स को लागू किया था। और ट्राइबल विद्रोह जो है विष्णु चरण विश्वास का, दिगंबर विश्वास का, पावना के कादर मोल्ला का, और राफिक मंडल जो कि मालदा से हैं, इन लोगों ने ट्राइबल रिवोल्ट किया था, ठीक है। चलिए अब इसी वीडियो में हम पंजाब की केस स्टडी को भी लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में आपका इस जो है इसी वीडियो के साथ में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 कोलैप्स हो जाता है। पंजाब में केस स्टडी में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि देखिए अभी तक आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है, केरला में और आसाम में जिस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, ये कौन सी पॉलिसी थी, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑपरेसिव पॉलिसी थी, जहाँ पर किसानों का शोषण किया जा रहा था। लेकिन अब पंजाब में किसानों का शोषण नहीं करना है। पंजाब में वो एक प्रकार से जो है ऐसी व्यवस्था लागू करते हैं कि ताकि वहाँ के किसान, पंजाब के किसान अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह ना करें, ठीक है। और इसका आगे चल करके इनको बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब को। देखिए 1849 में 1849 में पंजाब का विलय किया गया। पंजाब को अंग्रेजी कंट्रोल में लिया गया, ब्रिटिशर्स कंट्रोल में लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि पंजाब के लोग जो है, पंजाब की लोकेशन एक तो जो है रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण थी। अगर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पर जो है पंजाब है और बगल में ही पाकिस्तान है आज भी।
तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब जो है राजनीतिक जो है एक बार कूटनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पंजाब पर वो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे, पंजाब के लोगों को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इसलिए वो पंजाब में क्या करते हैं, नॉन ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। नॉन ऑपरेसिव पॉलिसी का मतलब क्या है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अप्लाई जाएगी जिससे पंजाब के लोग सोचे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर फैसिलिटी, यहाँ पर देखिए फैसिलिटी लिखा हुआ है ना। तो एग्रीकल्चर फैसिलिटी पंजाब को देते हैं। जैसे आपने देखा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जब उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था तो किसी प्रकार की एग्रीकल्चर फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो इसके अपोजिट पंजाब में वो एग्रीकल्चर फैसिलिटी देते हैं, वहाँ पर इरीगेशन की व्यवस्था देते हैं, सीड की व्यवस्था देते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर वो लोग करते हैं। पंजाब में भी जो है काटन की एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं क्योंकि काटन उनके लिए महत्वपूर्ण था। और दूसरी बात ये थी कि पंजाब जो है ऑलरेडी फर्टाइल लैंड था ही, तो पंजाब एक प्रकार से उपजाऊ भूमि थी। उस उपजाऊ भूमि का अंग्रेजों ने फायदा भी उठाया। और जब इस प्रकार का फायदा उठाया तो वहाँ के लोग अगर देखेंगे, पंजाब के लोग जो है मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। पंजाब में एक जो है मार्शल आर्ट का फॉर्म चलता है जिसको बोलते हैं गतका। ठीक है। तो गतका में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। गतका एक प्रकार से युद्ध कौशल का एक हिस्सा है। तो पंजाब के लोगों को युद्ध कौशल में जब उन्होंने जाना कि ये लोग माहिर हैं तो उन्होंने सोचा कि पंजाब के लोगों को अपने में मिला लिया जाएगा तो शायद वो सपोर्ट करेंगे। और यही कारण होता है कि आगे चल करके जब 1857 की क्रांति होती है, इंडिया के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत स्टार्ट होती है, लेकिन पंजाब के लोगों ने इंडिया जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी प्रकार की गतिविधि नहीं करते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के केस स्टडी में यही है कि पंजाब में ब्रिटिशर्स ने नॉन ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाई। इस नॉन ऑपरेसिव पॉलिसी में वहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी उसका यूज करते हुए वहाँ पर इन्होंने कॉटन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर की फैसिलिटी दी। पंजाब रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए वहाँ का जो है वहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार की ऑपरेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई। ओके। तो आई थिंक everybody have you understand what I have told you. If you have any problem then you can use comment box.